सभी विद्यार्थियों का सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। कल हम आप सभी को द्विघात समीकरण से संबंधित सवाल को सरल करने के लिए गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बना करके एंड शिष्टाचार विधि से हमने एक एक एग्जाम्पल को लेकर के समझाया था। आज हम सवालों की बात करेंगे। तो देखिए, द्विघात समीकरण के जो सवाल होते हैं वह दो विधियों से लगाए जाते हैं। दो विधि के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है मिश्र द्विघात समीकरण। तो पहले जानते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण होता क्या है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण में जो एक चर बोले तो जिससे रैखिक समीकरण कहते हैं, यानी रैखिक समीकरण वाला जो पद होता है उस पद पर जो उस पद का मान शून्य होता है। अर्थात उसमें उस शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है कि उसमें जो चर पर अधिकतम दो घात के साथ साथ अचर होता है। जैसे हम एग्जांपल उठाएं कि 3x स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सपोज करिए 3x स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0 है, तो इसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे, क्योंकि इसमें चर पर एक घात होता है जिसको हम द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जो लिखते हैं उसमें इसका मान नहीं रहता है। अर्थात यदि किसी समीकरण में ये bx की वैल्यू ना हो तो ऐसे समीकरण को हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसे सरल करने के लिए क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 48 को इधर भेजेंगे, इधर बराबर के राइट साइड में। तो बराबर 48 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 16, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16। यहां ध्यान दीजिएगा कि ये अंडर रूट में कैसे आ गया। बात ध्यान से सुनिएगा कि जब मैथ में अंकों का पक्षांतर किया जाता है, जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। अगर गुणा के रूप में है तो भाग हो जाता है, भाग के रूप में होता है तो गुणा हो जाता है। ठीक उसी तरह से हम पावरों का भी ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे x पे दो घात है तो इसको हम इधर भेजेंगे। तो जब भेजते हैं तो x बराबर 16 जितना घात रहता है, मतलब 1/, वह घात होता है। अगर यहाँ पे 3 घात हो तो 1/3 हो जाएगा, इधर आएगा तो 4 घात होगा तो 1/4 घात, 5 घात होगा तो 1/5 घात। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस x पे जितना घात होगा उस घात को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वैल्यू के साथ घात लगाते हैं। यानी जब घात का ट्रांसफर होता है तो घात पे घात ही बनता है। तो यानी 2 घात जब इधर आएगा तो 1/2 घात हो जाएगा, और इसी 1/2 घात को हम बोलते हैं कड़ी, ठीक है, जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं। ठीक, तो x बराबर अंडर रूट 16। तो x बराबर यानी देखिए क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वर्गमूल में हमेशा प्लस और माइनस का चिन्ह लिया जाता है, तो इसलिए जब 2 घात को जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस लगा देंगे। इसका मतलब हो गया कि एक वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और एक वैल्यू निगेटिव में आएगी। तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 4। तो x बराबर प्लस माइनस 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक सवाल और उठाते हैं। जैसे मैं कहूं कि 5x स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सपोज करिए ये भी क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में क्या होगा कि 5x स्क्वायर बराबर 100, 5x स्क्वायर बराबर 100। तो इसको हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बार कटेगा,
5 दूना 10, 5 जीरो जीरो, यानी x स्क्वायर बराबर 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 20। x बराबर प्लस माइनस, अब अंडर रूट जो 20 है उसका विभाजन करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 दूना 4 पचे 20। ओके, तो x बराबर प्लस माइनस, देखिए जब अंडर रूट में अंकों का अभाज्य फैक्टर करते हैं हम, तो जो जोड़ा बना लेता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, जो जोड़ा नहीं बना पाता है उसको हम अंदर रहने देते हैं। तो 2 अंडर रूट 5 ये आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझने वाली बात, जैसे मान लीजिए हम कहें कि अंडर रूट 30 का आप फैक्टर करिए, ठीक है, तो अक्सर लड़के क्या करते हैं, ऐसे 2 गुणे 3 गुणे 5, एक ऐसे हो गया, एक ऑप्शन हो गया अंडर रूट 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे। अब इन दोनों का देखिए, दोनों का फैक्टर सही है, लेकिन जो लिखने का जो तरीका होता है लड़के ध्यान नहीं देते हैं और वो गलती कर देते हैं। कुछ वैल्यू कड़ी के अंदर डाल देते हैं और कुछ वैल्यू को क्या करते हैं, कड़ी के बाहर डाल देते हैं, इसलिए उनका वो गलत मान लिया जाता है। तो इन दोनों में अगर हम सही की बात करें, अंडर रूट 30 का फैक्टर तो दोनों सही है, लेकिन ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि ये देखिए जो 5 है वो कड़ी के बाहर रखा गया है, और जबकि हम कड़ी में 30 का फैक्टर कर रहे हैं, तो जितनी भी वैल्यू, जितना भी उसका अभाज्य मान आएगा वो सब क्या होगा, कड़ी के अंदर। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए बच्चों को, ठीक है। अब आइए मिश्र द्विघात समीकरण के सवालों को उठाते हैं। जैसे मैं कहूं x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, इस तरह के जब समीकरण रहते हैं उसे हम मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी मिश्र द्विघात समीकरण के सवाल किस तरह से होते हैं, यानी जो सवाल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहता है और a b c का मान जो होता है वो 0 नहीं होता है, तो ऐसे सवालों को हम मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये जो सवाल है वो मिश्र द्विघात समीकरण का है। कल के डेट में हम बताए थे कि इसको फैक्टर कैसे करते हैं, यानी हम क्या करेंगे, पहले पद और तीसरे पद का आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे क्या आएगा, 18x स्क्वायर आएगा, 18x स्क्वायर आएगा। तो फिर इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस, देखिए हमें ऐसे मध्यपद को सेट करना है कि जोड़ने पर या घटाने पर 9 आ जाए, और जब गुणा करें तो 18x स्क्वायर आ जाए। तो कल बताया था कि अगर तृतीय पद धनात्मक है तो मध्य पद की सेटिंग जोड़ के करते हैं, अगर तृतीय पद ऋणात्मक है तो मध्य पद की सेटिंग घटा करके करते हैं। तो सिंपल है, यहाँ जोड़ प्लस है तो जोड़ेंगे, यानी 6 और 3, यदि 6 और 3 जोड़ दें तो 9 आ जाएगा, और 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो 18 आ जाएगा। x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस x का 6 में होगा तो 6x, x का 3 में होगा तो माइनस 3x। याद रखिएगा, जब कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह हो तो जब माइनस चिन्ह से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चिन्ह बदल देता है। या हम ऐसे कह सकते हैं, किसी भी राशि में माइनस चिन्ह से गुणा करने पर उस राशि के आगे का चिन्ह बदल जाता है। ऐसे समझिए, मीन्स एक बार और समझिए कि किसी भी राशि के आगे, बोले तो राशि का मतलब मान, बहुपद, परिमेय, व्यंजक कुछ भी हो सकता है, अगर उसके आगे कोई चिन्ह है, चिन्ह में क्या हो सकता है, प्लस और माइनस, ठीक है। तो जब हम माइनस से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस में होगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस में होगा तो वो माइनस हो जाएगा। ओके, तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं, दो का समूह बना के कॉमन लेते हैं।
तो इतना में कॉमन क्या हो जाएगा, यक्स। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में मिले, जितने जितने पदों का आप कॉमन लेंगे, कोई जरूरी नहीं होता है कि 2 पदों का ले, 3 पदों का कॉमन होता है, 4 पदों का कॉमन होता है, लेकिन जहां जैसे तरीका हो वहां पे वैसे करना चाहिए। जैसे यहाँ हमें 2 का समूह बना के कॉमन लेना है, आप 2 का समूह रखिए, चाहे 4 का रखिए, चाहे 3 का रखिए, कॉमन का मतलब बस यही समझिएगा कि एक तो ये होता है कि कॉमन का मतलब भाग, दूसरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि कॉमन का मतलब वो सब में मिले, यानी वह मान जो सब में उभयनिष्ठ हो, उसी को हम कॉमन मान कहते हैं। मीन्स इस पूरे में यक्स है, क्योंकि यहाँ यक्स पे 2 घात है, यहाँ यक्स पे 1 घात है, तो हमें यक्स पे एक ही घात कॉमन लेना पड़ेगा। किसी के दिमाग में आए कि नहीं सर यक्स पे 2 घात हम कॉमन ले लेंगे, अगर आप सोचिए कि अगर हम इस पूरे में, इन दोनों में अगर x पे 2 घात कॉमन ले लिए तो ठीक है, इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है ना, इसमें तो सिर्फ एक ही घात मिल पा रहा है, एक घात मिल ही नहीं पा रहा है, तो इस स्थिति में वह कॉमन नहीं हो पाएगा। कॉमन हम वही मान ढूंढेंगे जो दोनों में मिल जाए, जो दोनों को पूर्णतः क्या कर दे, काट दे। तो x - 6। अब देखिए जब अगले समूह में जाते हैं तो हमें एक ऐसा मान कॉमन लेना होता है जिससे कि जो वैल्यू ब्रैकेट में आए वह पहले वाले ब्रैकेट के मान के बराबर आए और साथ में चिन्ह सहित आना चाहिए। अर्थात इस पूरे में हमें वो मान कॉमन लेना है जिससे कि जो अगला ब्रैकेट बने वह x - 6 के रूप में बने। इस पे ध्यान दीजिएगा। फिर हम एक बार मैं और कहता हूं कि अगला जब समूह का जब कॉमन बात आती है तो उसमें होता क्या है कि हमें उस पूरे में एक ऐसा मान ढूंढना होता है कि जो मान ढूंढने के बाद जो पिछला ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट की वैल्यू के बराबर आ जाए। देखिए यहाँ पे ये सवाल है, तो ये जब तरीके जानते रहेंगे तो आप कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, और जब तरीके नहीं पता रहेगा तो पता चलेगा 2 सवाल लगाएंगे, तीसरा सवाल में जाके फंस जाएंगे, चौथे में फंस जाएंगे। तो एक चीजें होती हैं सवाल लगाने में, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप उठाते हैं, चाहे द्विघात समीकरण से संबंधित हो, चाहे महत्तम लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित हो, चाहे परिमेय व्यंजक से संबंधित हो, चाहे त्रिकोणमिति से संबंधित हो, चाहे सांख्यिकी हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो XYZ, उस टॉपिक में बहुत से सवाल दिए रहते हैं, लेकिन सूत्र 10 15 2 4 यही रहते हैं। उसी सूत्रों को घुमा घुमा करके सवाल को सेटअप किया जाता है। तो इसलिए हमेशा सभी विद्यार्थियों से मेरी यही कोशिश रहती है कि वह जो फार्मूले होते हैं उस फार्मूले को बेहतर तरीके से जितना ज्यादा से ज्यादा डीपली जा करके उसको लगाने की कोशिश करें फार्मूले को। तो अक्सर लड़के क्या होते हैं, सिर्फ सवाल को सरल करते हैं, सिर्फ सवाल। तो सवाल सरल करना वो तो आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन आप किसी भी सवाल को सरल करने से पहले यदि उसके तरीके को जान जाते हैं, टॉपिक को जान जाते हैं, तो आप एक नहीं आप अनेक सवाल सरल कर सकते हैं और हर तरह के सवाल को सरल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि किसी भी सवाल को सरल करने से पहले उसके तरीकों को जानें। यदि आप तरीके जान जाएंगे तो वो तो सवाल लगा ही लेंगे, साथ साथ आप अपने स्वयं से सवाल को बना सकते हैं और लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम -3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जब -3 कॉमन लेंगे तभी हमारा ये -6 आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस है, और जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो x - 6 = 0। ठीक है, तो अब इस पूरे में कॉमन देखिए, एक समूह ये बना, एक समूह ये बना। अब इस पूरे में कॉमन x - 6 और x - 6 ये दोनों जगह पे है, तो क्या हो जाएगा x - 6 एक ब्रैकेट में, x - 3 बराबर 0। अब बोले कि इसका मान ज्ञात करो, तो देखिए दोनों मान ऋणात्मक में है, तो दोनों मान क्या हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा, अर्थात x बराबर 6 और 3 आंसर। चलिए अगर हम इसको साइड में जानना चाहें तो इसको कैसे जानेंगे, सिंपल देखिए, जैसे ये देख रहे हैं ना 18, ऐसे समझिए यहाँ x पे 1 है तो 1 का 18 में होगा तो 18, यानी 9 है तो 6 और 3 9। देखिए जब तृतीय पद धनात्मक होगा
तो उसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो जब दोनों को जोड़ा जा रहा है यानी 6 और 3 जोड़ा जा रहा है, दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो यही आंसर आएगा, बट किस रूप में, माइनस में। जब उसको हल करेंगे तो अगर वो पॉजिटिव है तो निगेटिव में आ जाएगा, निगेटिव में है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब देखिए कैसे कि अगर ये -6 और -3 जोड़ दीजिए तो -9 आ जाएगा, और -6 में -3 का गुणा कर दीजिए तो +18 आ जाएगा। जैसे एक सवाल और मैं बताता हूं, जैसे सपोज करिए x² - 3x - 10 बराबर 0 है। इसका आंसर की बात करें कि आंसर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ -10 है, तृतीय पद ऋणात्मक है तो हमें घटाने पे आएगा, यानी 5 में से अगर 2 घटा दें तो 3 आ जाएगा, और 5 में 2 का गुणा कर दे तो 10 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 और 2 यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। अब किसके आगे हमें माइनस लगाना है, किसके आगे प्लस लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव वैल्यू -3, हमें -3 लाना है ना। तो अगर देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन होगा, एक -5 और +2 होगा, और एक क्या होगा 5 - 2। ठीक है ना, दोनों से हमारी वैल्यू 3 आ रही है, दोनों से। बट इसमें क्या आ रहा है, इसमें हमारा -3 आ रहा है, इसमें हमारा +3 आ रहा है, और हमें लाना क्या है, -3 लाना है। तो दोनों से तो देखिए आ रहा है, लेकिन ये तरीका सही है और ये तरीका गलत है। ठीक है, ये तब सही होता जब यहाँ पे प्लस होता, जब यहाँ पे x² + 3x - 10 होता तब ये सही होता। अब देखिए यानी हमारा विखंडन क्या हो रहा है, -5 और 2 हो रहा है, तो जब इसको सरल करेंगे तो -5 का 5 हो जाएगा, 2 का -2 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा, 5 और -2 आ जाएगा। 100% जब इसको आप सरल करेंगे, मध्य पद को तोड़ के जब सरल करेंगे तो 5 और -2 ही आएगा। देखिए कैसे होगा मैं बता देता हूं। x² यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 - 2x और -10 बराबर 0, यानी x² -5 में से 2 गया 3, और 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। कोष्टक को तोड़ा, x² - 5x + 2x - 10 = 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इतना में कॉमन x - 5 यहाँ +2 कॉमन ले लेंगे, x - 5 बराबर 0। इस पूरे में कॉमन x - 5 x + 2 बराबर 0। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये -5 है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा, यही मैं बताया हूं पहले। तो आप दोनों तरह से लगा सकते हैं। चलिए एक सवाल और उठाते हैं इस तरह का। जैसे एक सवाल है 3√2x² - 5x - √2 0। यहां ध्यान दीजिएगा, 3√2x² - 5x - √2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट वाली कंडीशन में भी काफी लड़के गलती कर देते हैं। मैं कहूं कि इन दोनों में बताइए क्या, एक मैंने लिख दिया 5√2 और एक लिख दिया ऐसे ऐसे, 5 की जगह हम कर रहे 3, और एक मैंने ऐसे लिख दिया। इन दोनों में आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों में ये जो 3 है ना, ये √2 का गुणांक है, यानी ये जो 3 है ये √2 का गुणांक है, और ये जो 3 है ये √2 का पावर है। और हम कहें कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा, यानी उसका गुणांक वाला बड़ा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि वो पावर के रूप में है कि गुणांक के रूप में है, क्या है। जैसे मैं लिख दूं कि 3√5 और प्लस 5√5, इसको सरल करेंगे तो इस दोनों के गुणांक को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो अंडर रूट की वैल्यू है वह इक्वल है, तो हो जाएगा क्या 3 5 8 √5। लेकिन अगर यही ऐसे रहे 3 5 और √5 का पावर 5, ये अब ये नहीं किसको जोड़ देंगे, इसको आप दूसरी तरह से करेंगे। इसका मतलब हो गया 5 पर 1/3 और प्लस ये 5 पर 1/5, ऐसे हो जाएगा। तो इन दोनों में अंतर है इस समय, इसलिए जब भी सवालों को लिखें तो उस पर ध्यान दें, उसका मतलब क्या होता है, उसका अभिप्राय क्या होता है, यानी जो मैं लिख रहा हूं वो सही है या नहीं। तो देखिए ये जो है 3√2 यानी ये इसका गुणांक है। अब ये √2 और √2 का जब हम गुणा करेंगे तो 2 आएगा,
और 2 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 6 आएगा। अब 6 की हमें अभाज्य फैक्टर करना है, तो इसका अभाज्य फैक्टर किस किस से होगा, 1 से कटेगा, फिर 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। यानी अगर देखा जाए तो यानी 6 इतने से कट जाएगा। अब इसमें हमें 2 ही सेट करना है। हमारा जो मिडिल पद है -5 और तृतीय पद हमारा ऋणात्मक है, तो हमें घटा करके ही लाना है। देखिए हमें 6 लाना है, अगर आप 3 और 2 जोड़ दीजिए तो 5 आ जाएगा, अब 3 में 2 का गुणा कर दीजिए तो 6 आ जाएगा। तो अब आप बताइए 3 और 2 हमने लिख दिया, फिर 6 - 1 लिख दिया। अब इन दोनों में सही कौन है? इसका भी गुणा करेंगे ना तो 6 आएगा, इसका भी गुणा करेंगे तो 6 आएगा, ठीक। इसको जोड़ेंगे 5 आएगा, इसको जोड़ेंगे हल करेंगे 5 आएगा। हमारा कुछ मेथड सही है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि चिन्ह में परिवर्तन हो जा रहा है। तो जब भी इस तरह के सवालों को लगाया जाता है तो ये याद रहे कि चिन्ह सहित आना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा अगर मिस्टेक करेंगे तो गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। तो अब हमें देखना है क्या कि 6 लाना है, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, जबकि हमको पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, निगेटिव वैल्यू, क्योंकि 3 और 2 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, पॉजिटिव 6 आएगा, जबकि निगेटिव हमको चाहिए निगेटिव 6, और यहाँ प्लस और माइनस है, प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। इसलिए हमें क्या चूज करना पड़ेगा, 6 ऋण 1, यानी 6 में से अगर हम 1 घटा दें तो 5 आ जाएगा, और 6 में अगर 1 का गुणा कर दें तो 6 आ जाएगा। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे 3√2 x स्क्वायर माइनस 6 - 1 x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को तोड़ा, 3√2 x स्क्वायर, x का 6 में होगा तो -6x, x का 1 में होगा तो माइनस से माइनस में होगा तो प्लस x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब दो का समूह बना के कॉमन लेना है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या होगा, 3√2 है और 6 है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी आप 3 कॉमन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ 3 कॉमन यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, 3√2 x स्क्वायर माइनस, देखिए 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, और 3 हमारा पूर्ण रूप से पूर्णांक है, √2 है यहाँ पे, तो इस 2 को हम 2 बार √2 लिख सकते हैं, 2 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 × 2x, √2x ऐसे लिख सकते हैं, यानी 100% 3√2 × √2 x बाहर है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसको जब सरल करेंगे तो 6x आएगा, और जब ऐसा कर देंगे तो 3√2 यहाँ पे भी है, 3√2 यहाँ पे भी है, कॉमन हो जाएगा, फिर प्लस x माइनस √2 इक्वल टू 0। इस पूरे में कॉमन क्या हो जाएगा, 3√2 x, यदि हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x और माइनस √2 x, क्योंकि एक √2 बच ही जाएगा, और प्लस देखिए यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 मान लिया जाता है, तो 1 में बाहर ले लिया, x माइनस √2 बराबर 0। याद रखिएगा एक ऐसी संख्या है कि किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, 1 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक ऐसी संख्या है कि गुणा और भाग के कंडीशन में उसके मान को परिवर्तित नहीं करता है। ओके, अब इस पूरे में यदि कॉमन की बात करें तो क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस √2, तो इसमें का क्या बचेगा, 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू, x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू x बराबर माइनस, हल करते हैं, x माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर √2, इसको हल करना है, 3√2x प्लस 1 बराबर 0, तो 3√2x बराबर -1, ये 75 की है। फिर हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर -1/3√2, अर्थात x के कितने मान है, √2 और -1/3√2। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो x के जो मान आए हैं, ये दोनों मान इस समीकरण को क्या कर देंगे,
संतुष्ट कर देंगे। मीन्स कहने का अभिप्राय कि अगर इन दोनों मानों को बारी बारी से इसमें रखा जाए और सरल किया जाए तो उसका मान 0 आ जाएगा। ओके, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। तब m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए होता क्या है, आपके सामने 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान, यानी कहने का मतलब क्या है कि m एक अननोन वैल्यू है। m का क्या मान हो सकता है जिससे कि ये समीकरण के जो मूल आए वो बराबर आ जाए। मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होता है कि यदि d की वैल्यू 0 हो, यानी d की वैल्यू यदि 0 हो जाए, यानी कहने का मतलब यह है कि d का मान यदि 0 आ जाए तो वह मूल बराबर होता है। अब d का मान क्या होता है, d क्या होता है, d को हम विविधकर बोलते हैं, और d बराबर होता है क्या कि b स्क्वायर माइनस 4ac। अर्थात कहने का मतलब यह है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 आ जाए तो वह मूल क्या होता है, इक्वल होता है, बोले तो बराबर होता है। कंडीशन होता है, मैं आपको डिटेल बता दूं, किसी भी समीकरण के प्रतिबंध ज्ञात करना हो तो क्या होता है कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, यानी धनात्मक आएगा तभी तो बड़ा होगा। तो इस स्थिति में जो मूल आते हैं, जो दो मान आते हैं, वास्तविक होते हैं, असमान होते हैं और अपरिमेय होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक, असमान और अपरिमेय होते हैं। अगला होता है कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होता है यदि 0 से छोटा हो तो मूल अधिकल्पित होते हैं। और ऐसे सवालों को सरल करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र का पालन किया जाता है। क्योंकि ऐसे सवालों का हम फैक्टर नहीं कर पाते हैं, मध्य पद को दो भाग में तोड़ के सरल नहीं किया जा सकता है, तो इस तरह के सवालों को श्रीधराचार्य सूत्र का पालन कराया जाता है। ठीक, अगला होता है कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, अगर ये प्रतिबंध कंडीशन होता है तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक होता है, समान होता है और परिमेय होता है। अब हम आपको बता दें कि वास्तविक का मतलब क्या हुआ, कि वास्तविक का मतलब ये हुआ कि उसके कुछ न कुछ मान आएंगे। कन्फर्म है कि कोई ना कोई मान आएगा, अब वो कौन कौन मान आएंगे ये क्लियर नहीं है। और समान का मतलब जो मान आएंगे दो, भाई द्विघात समीकरण रहेगा तो 2 मान आएगा, त्रिघात समीकरण रहेगा तो 3 मान आएगा, चतुर्थ घात समीकरण रहेगा तो 4 मान आएगा, रैखिक समीकरण रहेगा तो 1 मान आएगा। ठीक है, मींस कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई रैखिक समीकरण का सवाल सरल कर रहा है तो अगर x के रूप में है तो x के एक ही मान आएगा जो उस समीकरण को संतुष्ट कर देगा। द्विघात समीकरण के सवाल पढ़ रहे हैं तो x के रूप में पढ़ रहे हैं तो x के 2 मान आएंगे, त्रिघात समीकरण पढ़ रहे हैं x के रूप में पढ़ रहे हैं तो x के 3 मान आएंगे, चतुर्थ घात समीकरण पढ़ रहे हैं x के 4 मान आएंगे। तो ऐसे तो हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो जो मूल वास्तविक क्लियर हो गया, वास्तविक का मतलब कोई ना कोई मान आएगा, कन्फर्म। असमान का मतलब वो जो 2 मान आएंगे ना वो दोनों अलग अलग होंगे, जैसे एक 3 हो जाएगा तो एक 5 हो सकता है, एक -2 होगा तो एक 7 हो सकता है, दोनों मान अलग अलग होंगे। अपरिमेय का मतलब कि वो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होगा। अधिकल्पित का मतलब वो मान जो आएंगे वो ऋणात्मक आएंगे। आप इंटर में जाएंगे तो पढ़ेंगे संयुग्मित सम्मिश्र संख्या, i एक अधिकल्पित संख्या होता है जो i का मान होता है √-1। ज्यादातर सवाल सिद्धाचार में अधिकल्पित के कंडीशन इसी तरह से बनेगा। जैसे मैं कह दूं कि √4 और एक मैं कह दूं कि -√4, इसका वर्गमूल क्या हो, तो काफी लड़के क्या करते हैं, इसको भी बना देते हैं 2 और इसको कर देते हैं -2, बिना कहे सुने कर देते हैं। क्यों? क्योंकि
लगते हैं सोचने 4 का, तो मैं समझ में आ रहा है कि √2 गुणे √2 हो गया 2, लेकिन -4 का कर देते हैं -2, क्योंकि माइनस आ गए। आप कभी सोचिए क्या ये -2 हो जाएगा? सवाल ही नहीं उठता है। अगर -2 हो जाता है सपोज करिए, तो हम अंदर लिखेंगे कि -2 गुणे -2 यही लिखेंगे, और जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? √4 आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी माइनस अंकों का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई कह दिया कि -4 का वर्गमूल निकालो, तो आप क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे कि 4 गुणे -1। जैसे आप कड़ी में एक फार्मूला पढ़ेंगे, √n a गुणे √n b, यानी यहां का पावर और यहां का पावर दोनों यदि समान होता है तो हम लिखते हैं √n a b, यानी जो अंदर की वैल्यू होती है वह मल्टीप्लाई के रूप में हो जाती है। तो उसी तरह से ये है। अब देखिए पॉजिटिव है क्या, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब माइनस ये अंडर है, तो मैं बताया कि i का मान होता है -√2, तो इतना के जगह जो है i लिख देंगे, अर्थात आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस मिलेंगे तो +-2i हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल ले रहे हैं तो प्लस माइनस, तो एक वैल्यू आ जाएगी 2i और एक वैल्यू आ जाएगी -2i, अर्थात √-4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल ये हो जाएगा। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछ दे कि -8 का और -√8 का वर्गमूल निकालिए, तो क्या होगा? तो काफी लड़के मिस्टेक कर देते हैं। जैसे बड़ा और छोटा में कहना है कि जैसे कह दूं कि -12 और √-4, इन दोनों में बड़ा कौन है? मैं कह दूं कि √12 और √-12, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो नहीं बोलते हैं, दोनों बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अंडर में है तो उसको बाहर निकालेंगे, पॉजिटिव दे देगा। तो इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान देना होता है। तो b² - 4ac का कंडीशन होगा बराबर 0 का कंडीशन होगा, तो मूल वास्तविक समान और परिमेय होगा। वास्तविक का मतलब कोई ना कोई मान होगा, समान का मतलब जो मान आएंगे वो सब मान समान होंगे, दोनों मान बराबर होंगे। अगर एक मान 4 है तो दूसरा भी मान 4 होगा। तो ये कब होता है? जब इस तरह का समीकरण या तो a² - 2ab + b² बराबर a - b के होल स्क्वायर के रूप में, a² + 2ab + b² बराबर a + b के होल स्क्वायर के रूप में। अर्थात ये तब लागू होता है जब कोई सवाल मतलब या तो a - b के होल स्क्वायर के रूप में या तो a + b के होल स्क्वायर के रूप में होता है। जैसे अभी इसके पहले मैं एक सवाल दिया था, x² - 9x + 18 = 0। सॉरी x² - 9x प्लस हम क्या कर रहे हैं, जैसे समीकरण तैयार हो जाएगा, x हो गया 2 हाँ 9, सॉरी x² - 6x + 9 = 0। a क्या है? ये मूल वास्तविक समान और परिमेय होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो विविधकर आएगा वो शून्य आएगा। ये बोले तो देखें, इसको हल करेंगे तो x - 3 का होल स्क्वायर बनेगा। इसको गुणनखंड विधि से भी हल करेंगे तो, पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे तो दोनों से क्या आएगा, x = 3, ये दो आंसर आएंगे। कैसे आएंगे मैं बता दूं। इसको तुलना करेंगे तो b² - 4ac = 0। पहले हम तुलना करेंगे तो b का मान क्या है, -6 का वर्ग, -4 पे a का मान 1 और c का मान 9, -6 का वर्ग 36, 4 9 36, कट के क्या दिया 0 दिया। तो अब हम सीधे सवाल पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें m का मान निकालना है, और बोल दिया कि मूल बराबर है, यानी जब मूल बराबर हो बोल दिया तो अब तुरंत आप सूत्र लगा दीजिए क्या कि b² - 4ac = 0 लिख देंगे। मूल बराबर होने का प्रतिबंध, यानी जब मूल बराबर होगा तो उसका प्रतिबंध है। ओके, अब हम मान रखेंगे। तो देखिए जब भी इस तरह के सवाल आए तो हमें उसका तुलना करना पड़ता है, किससे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा भाई, a = 3
b बराबर -12, c बराबर m। ओके, तो b का मान क्या है -12 का वर्ग -4 गुणे a का मान क्या है 3, c का मान क्या है m बराबर -12 का वर्ग 144। देखिए माइनस पर पावर बोले तो घात। याद रखिएगा जब माइनस पे घातों की बात है, यदि माइनस पे घात सम हो तो उसका चिन्ह धनात्मक आता है, यदि इस माइनस पे घात विषम हो तो उसका चिन्ह ऋणात्मक आता है। हमेशा याद रखिएगा माइनस पे घात कितना भी हो, अगर सम में है तो वो चिन्ह धनात्मक में आएगा, विषम में है तो चिन्ह ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, ये भी देखिएगा कब मान बदलता है कब मान नहीं बदलता है। यदि माइनस के साथ जो मान हो अगर वह 1 है तो पावर कुछ भी होगा मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। 1 को छोड़ के अगर कोई भी वैल्यू है तो मान में बदलाव आने लगता है। तो 144 माइनस 4 × 12 m बराबर 0। तो 144 यानी यहाँ पे लिख देंगे 12, चाहे इसको इधर लीजिए चाहे उधर, चाहे 3 बराबर 5 लिखिए 5 बराबर 3 लिखिए, बात देखिए। तो 12 से काटिए 12, अर्थात m बराबर क्या हो गया 12। अर्थात इसी m का मान यहाँ पे रख देंगे तो 100% जो समीकरण बनेगा वह समीकरण पूर्ण वर्ग वाला बनेगा। चलिए हम चेक करते हैं रख करके मान, यानी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 बराबर 3। अब इस पूरे में कॉमन क्या लीजिए 3 कॉमन हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। 3 को इधर भेजेंगे। याद रखिएगा मान लीजिए 0 है, 0 में कोई संख्या है, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 होता है, और किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। ये या नोट याद करने वाली चीज है कि अगर अंश का मान 0 हो, हर का मान 0 को छोड़ के कुछ भी हो तो उसका मान 0 होता है। अगर अंश का मान 0 को छोड़ के कुछ भी हो और हर का मान 0 हो तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 0 बटे कोई संख्या कोई अंक इज इक्वल टू 0, कोई अंक अब बटे 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एक कंडीशन होता है। तो 3 को इधर भेजेंगे तो 0 बटे 3 बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात रिजल्ट क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। एक क्या बना दिया x माइनस 2 का होल वर्ग बना दिया बराबर 0। तो x माइनस 2 कितनी बार है 2 बार है, तो अतः x के कितने मान आएंगे 2 और 2। देखिए 2 और 2 समान आ गए, तो अतः ये क्या हो जाएंगे दोनों मान इक्वल आ गए। तो अतः यह समीकरण वास्तविक समान और परिमेय